देखिए स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 10 का सिक्योर 80/80 सीरीज का क्या क्वेश्चन है। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बोलता है कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एन एमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में आपको कोई 3 डिफरेंस बताना है और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। देखिए क्या डिफरेंस होगा, पहले 2 कॉलम करके लिखिएगा। जब भी डिफरेंस लिखने वाला क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा 2 कॉलम में लिखने का, इससे दिखने में अच्छा रहता है और थोड़ा सा मार्क्स भी इसमें अच्छा आता है। तो हम लेफ्ट साइड में लिख दिए वोल्ट मीटर और राइट साइड में लिख दिए क्या, एमीटर। देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सर्किट का किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम करता है। वही लिखे हैं, ए वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने वाला जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। और सेकंड साइड में देखिए क्या लिखे हैं, पहला नंबर पॉइंट कि एन एमीटर जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्किट में पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। एन एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पास होने वाला जो इलेक्ट्रिकल करंट को नापता है उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है, देखिए वोल्ट मीटर और एमीटर में। वोल्ट मीटर जो होता है हमको सर्किट का जिन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, वोल्ट मीटर को उसका पैरेलल में लगाते हैं। वही लिखे हैं, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। मतलब सर्किट का या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, वोल्ट मीटर को उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। जबकि सर्किट में हमको जहां पर करंट नापना है, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट नापना है, हम लोग एमीटर को वहां पर किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। वही लिखे हैं, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू व्हिच द करंट इज टू बी मेजर्ड। इसका मतलब वोल्ट मीटर को लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एमीटर को लगाएंगे किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिससे कि हम सर्किट में करंट को नाप सकते हैं। किससे, एमीटर से। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इसका सिंबल, कि जो वोल्ट मीटर का सिंबल है वो इस टाइप से भी रहेगा और एक साइड उसका पॉजिटिव, एक साइड उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो एमीटर का सिंबल होता है वो इस टाइप से ए बना कर दिखा देंगे, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड क्या, नेगेटिव। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। पहला पॉइंट में हम लोग क्या बोले कि वोल्ट मीटर सर्किट का 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, एमीटर सर्किट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। सेकंड डिफरेंस क्या बोले, सेकंड पॉइंट क्या बोले कि सर्किट का जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, वोल्ट मीटर को उसका पैरेलल में लगाएंगे। जबकि सर्किट में जहां पर हमको करंट नापना है, एमीटर को वहां पर किस में लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। और तीसरा पॉइंट तो बहुत ही बेसिक है, इसके सिंबल के बारे में। ये हो गया सिंबल किसका, वोल्ट मीटर का, ये हो गया सिंबल किसका, एमीटर का। तो अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, इसको आप जरूर से बनाइएगा और इसमें आपको पूरा 3 में 3 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, केमिस्ट्री का। ठीक है, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड है। तो आपको हम बताए थे जब चैप्टर को पढ़ाए थे कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन आता है उसका नाम होता है क्या, मिथ। मिथ मतलब एक कार्बन। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और H है। तो आपको पहचान में आ रहा होगा कि आपका कौन सा ग्रुप है, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप का लास्ट में क्या लगता है, अल लगता है, AL अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो इसको मिथ बोलेंगे और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कहीं पर भी अगर COH रहेगा, C डबल बॉन्ड OH रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। और कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप में लास्ट में AL जुड़ता है, अल जुड़ता है। तो एक कार्बन के लिए बोलेंगे मिथ और लास्ट में जुड़ेगा अल, तो क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। इसमें देखिए इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O और OH है, मतलब COH है। और कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड O OH रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का है और इसमें भी एक कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। मिथ मतलब एक कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का लास्ट में क्या जुड़ता है, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। अगला जो है इसको देखिए, अगर यहां पर मान लीजिए Cl का जगह पर अगर H होता,
तो क्या होता है इसका फॉर्मूला C2H6, जिसका नाम क्या होता है, इथेन होता। लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्लोरीन वाला फैमिली को लगाया गया है, क्लोरीन को लगाया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम जो इथेन होता अब क्या होगा, क्लोरोइथेन, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पर क्या लगाया गया है, क्लोरीन लगाया गया है। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3CH2Cl। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोइथेन। तो इसका नाम हो जाएगा CHO ग्रुप होता है आपका एल्डिहाइड फैमिली का, लास्ट में लगता है L और एक कार्बन को बोलेंगे मिथ, तो क्या होगा, मिथेनॉल। C डबल बॉन्ड OH होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का, ठीक है। इसका लास्ट में आपका ओइक एसिड लगता है और एक कार्बन को बोलते हैं क्या, मिथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। और अगर यहां पर H रहता तो इसका नाम होता है क्या, इथेन। एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह क्लोरीन लगाया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। तो ये आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग का इस बार का मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है 5 नंबर के लिए, देखिएगा, बैलेंस करने के लिए, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। लेकिन इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ध्यान से बैलेंस करना है, क्योंकि अगर ये आपका पांचों बैलेंस सही हो जाएगा तो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा आराम से। इसमें नंबर कटने का गुंजाइश बहुत कम होता है, तो हम तो बोलेंगे जरूर इस टाइप का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक है, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 आपको लिखना है उसमें से एक आप बैलेंस वाला लिख दीजिएगा, ताकि आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। अगर सही होगा तो सही करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएं, देखिए, पहला है NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। कैसे इसको बैलेंस कीजिएगा, तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4 और 1 5, यहाँ पर कितना है 4 और 1 5। तो पहले काम कीजिए, आप ये ऑक्सीजन को देख के पहले आप यहाँ पर लगा दीजिए 2, ताकि ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ देखिए 4, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 1 5 था, आगे में 2 देना पड़ेगा ताकि इसका भी ऑक्सीजन 6 हो जाएगा और बाकी सब उससे बैलेंस हो जाएगा। देखिए सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही चुका है, 4 और 2 6, ये 4 और 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अगला देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है इसका बैलेंस करने का, PbNO3 होल 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको कैसे बैलेंस कीजिएगा, तो पहले देखना है नंबर ऑफ एटम ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का। कितना, ऑक्सीजन का है 3 दुगने 6, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2 2 4 और 1 5। तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आगे में 2 दे दीजिएगा। अगर यहाँ पर आगे में 2 दे दिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर जैसे 2 दीजिएगा तो आपका लीड जो था PB जो था वहाँ पर 1 था, तो आगे में 2 देना पड़ेगा। जैसे आगे 2 दे दीजिएगा, इससे क्या होगा, इससे PB तो 2 बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन फिर चेंज कर जाएगा, ये 3 दुगने 6 और 6 दुगने 12 हो जाएगा। तो आगे में यहाँ पर आपको 4 देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, 4 दुगने 8 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा और 2 12 हो जाएगा। और आपका जो PB है वो आपका 2 है और यहाँ भी देखिए PB 2 है। नाइट्रोजन कितना है, ये 2 दुगने 4 है, यहाँ पर 2 और दुगने 4 है, यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन देखिए 4 है। तो ये इक्वेशन आपका क्या है, ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। तो आपको रख रख के चेक करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस करने का प्रोसेस को हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है इसका, हीट एंड ट्रायल मेथड। एक एक ठो नंबर रख के आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें आपका बैलेंस होता है। अगला देखिए सी नंबर क्वेश्चन, FeSO4 जब आपका डिकम्पोजिशन करेगा तो क्या होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आयरन में कितना है, 2 है। तो अगर यहाँ पर आयरन को देखिएगा तो उसमें 1 था, तो आगे में 2 दे दिए, इस आयरन हो गया 2, Fe हो गया 2, सल्फर हो गया 2, यहाँ देखिए सल्फर आपका ऑलरेडी 1 और 1 2 था। और ऑक्सीजन कितना था, 4 दुगने 8, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ देखिए 3 और 2 5 और 3 कितना 8। तो सिर्फ आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, LHS साइड में जितना आपका एटम का मतलब ये रहेगा, संख्या रहेगा, उतना ही राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। कैसे बैलेंस कीजिएगा, तो देखिए इसके लिए भी क्या है, अगर आप हाइड्रोजन को देखिएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन LHS साइड में 4 है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपका हाइड्रोजन कितना था, 2 था। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, आगे में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब आगे में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या है, ये 2 और 2 4 हो रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 ही है, तो यहाँ पर भी आपको 2 देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन देखिए LHS साइड में, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 है, RHS में भी ऑक्सीजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 है, यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है। तो आपका क्या है, यह क्वेश्चन नंबर डी भी आपका बैलेंस हो चुका है।
तो आपको रख रख के ऐसे चेक करना पड़ेगा किससे आपका बैलेंस हो रहा है। और लास्ट देखिए बैलेंस करने वाला ई नंबर क्वेश्चन क्या है, Al प्लस CuCl2 LCl3 प्लस Cu, इसको देखिए कैसे बैलेंस कीजिएगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो कॉपर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन का 2 है, यहाँ पर क्लोरीन का 3 है। एल्यूमिनियम का 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 1 है। तो क्लोरीन आपका बैलेंस नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन भी क्या होगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ये भी, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे सुनिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम में 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। तो 3 और 2 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा 6। तो यहाँ पर क्लोरीन है 2, तो क्या करना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर क्लोरीन आपका 3 दुगुने 6 हो जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन 3 दुगुने 6 हो जाएगा। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 हो चुका है, तो एल्यूमिनियम का आगे हमको 2 देना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 देने से कॉपर भी आपका 3 हो चुका है, तो कॉपर के आगे भी हमको क्या देना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। अब देखिए सब बैलेंस, एल्यूमिनियम 2, इसका भी एल्यूमिनियम 2, इसका कॉपर 3, इसका भी देखिए कॉपर 3, इसका आपका क्लोरीन का 2 3 6, इसका देखिए क्लोरीन का 3 दुगुने 6। तो आपका पांचों इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आपको पहले भी समझाए थे जब हम चैप्टर को यहाँ पर समझाए थे। तो इस टाइप का आप आराम से कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसा बैलेंस वाला क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार का जो मॉडल पेपर है, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला, उसमें आपका ऐसा बैलेंस करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, और ये सब अगर सारा आपका सही होता है तो आपको इसमें पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। इसमें नंबर कटने का गुंजाइश बहुत कम है। अगला देखिए आज का जो 4th क्वेश्चन है, देखिए क्या है। आज का जो 4th क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, आपको सोडियम ऑक्साइड बनाना है, और NaCl सोडियम क्लोराइड बनाना है, किससे, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बहुत ही सिंपल है, केवल थोड़ा समझने का देरी है। यह चैप्टर नंबर 3 से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो NCERT बुक का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है ना, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले हम एक एक करके करते हैं। पहले करते हैं Na2O का। देखिए उसे वही लिखे है पहले नंबर 1 में Na2O। तो आपका यहाँ पर 2 एटम है, एक सोडियम का एक ऑक्सीजन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,8,1। क्या चाहेगा, एक को लॉस करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो एक को लॉस कर देगा, तो Na प्लस लिखे हैं और साथ में एक तो इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं, ठीक। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर आपका 8 है, कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,6 हो जाएगा। ये 2 को गेन करना चाहेगा, अगर ये 2 को गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसका ऑक्टेट जो 6 था पहले आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, अब वो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। कितना माइनस, 2 माइनस। जैसे ये एक को लॉस कर रहा है तो इसके ऊपर एक तो प्लस आया। कभी भी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना पॉजिटिव आएगा। और कभी भी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जितना गेन करेगा उतना नेगेटिव आएगा। तो जो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2,6 था, इसमें लिखने से क्या होता है, 2,8 हो जाता है, क्योंकि 2 को गेन कर रहा है, ठीक। यहाँ लिखे नहीं है, हम नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए अगला है इसका फॉर्मेशन कैसे कीजिएगा Na2O का। तो सोडियम का आपका 2 एटम है, तो सोडियम को 2 को दिखा दिए, और दोनों ही सोडियम में कितना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एक एक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ दिखा दिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए। दोनों ही सोडियम में आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको लॉस करेगा, तो दोनों सोडियम को दिखा दिए उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से। ऑक्सीजन का कितना एटम चाहिए हमको, तो Na2O बनाने के लिए ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए, एक ऑक्सीजन दिखा दिए। उसका आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 4 और 2 6 दिखा दिए। अब ये दोनों सोडियम अपना जो एक एक आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा, जिससे कि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ऑक्सीजन को भी अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाए हैं, देखिए क्या, ये एक को दे देगा, ये एक को दे देगा। तो 2 एटम है सोडियम का, इसलिए आगे में 2 दिए हैं, और दोनों ही एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, दोनों ही एटम के ऊपर +1 करके चार्ज आएगा। तो Na प्लस बनेगा, 2 एटम, इसलिए आगे 2 दिखा दिए। और ये जो ऑक्सीजन है इसका अपना 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन था जिसको हम सर्कल से डॉट से दिखाए हैं, वो दोनों इसके पास आ जाएगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है आपका ऑक्सीजन, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, 2 माइनस चार्ज आएगा। और आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, इसका चार्ज है +1, इसका चार्ज है -2, तो इसका चार्ज सोडियम के पास आएगा। क्रिस क्रॉस वाला जो है ये 2 यहाँ आएगा, तो बनेगा Na2। इसका चार्ज है 1, तो हो जाएगा O के पास, तो O के पास 1 लिखिए, नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बनेगा, Na2O बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये आपका आराम से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तो Na2O बन जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको आराम से बना सकते हैं। अगला देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। कैसे होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2,8,1 कन्फिग्रेशन होगा। ये एक को लॉस करना चाहेगा, तो जब एक को लॉस करेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा, और एक को देखिए लॉस कर दिया, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिख सकते हैं।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कन्फिग्रेशन क्या होगा 2,8,7 हो जाएगा। इसमें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या चाहेगा अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा, तो एक को गेन करेगा। जब क्लोरीन एक को गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा Cl माइनस का, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, जो 2,8,7 था अब 2,8,8 हो जाएगा। अब देखिए इसको दिखाते हैं, आपको एक ठो लेना है सोडियम, एक लेना है क्लोरीन, तो एक सोडियम दिखा दिए, उसके पास एक आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है यहाँ दिखा दिए, एक क्लोरीन को दिखा दिए, उसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो 2, 2 4, 2 6 और एक 7 दिखा दिए। अब ये एक को लॉस करेगा, ये एक को गेन करेगा, तो यहाँ से दिखा दिया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब सोडियम अगर एक को लॉस करेगा, सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। क्लोरीन अगर एक को गेन करेगा, देखिए क्लोरीन के पास अपना 7 इलेक्ट्रॉन था जिसको हम यहाँ क्रॉस से दिखाएं, और ये इलेक्ट्रॉन किसका था सोडियम का, क्लोरीन लिया है, इसको डॉट से दिखा दिए। तो अगर क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस दिखा दिए। ये प्लस का मतलब क्या +1, माइनस का मतलब क्या -1। तो आपको क्रिस क्रॉस वाला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में कि सोडियम का चार्ज है +1, क्लोरीन का चार्ज है -1, तो प्लस माइनस को ध्यान नहीं देना है, आपको इसका जो चार्ज रहेगा उसको सोडियम के पास देना है नीचे में, तो सोडियम के नीचे 1 आ जाएगा। इसका जो चार्ज है उसको क्लोरीन के पास देना है नीचे में, तो क्लोरीन के पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, और 1 को नहीं भी लिख सकते तो क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आप आराम से सोडियम क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड में भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको आप आराम से दिखा सकते हैं, किससे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ दिखाए हैं, एक है आपका सोडियम ऑक्साइड का और एक किसका सोडियम क्लोराइड का। दोनों ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 3 मार्क्स में बहुत चांस से पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक है, ये 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। अगला देखिए आपका आज को जो क्वेश्चन सब लाए हैं हम लेक्चर नंबर 10 में, इसमें साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में इस बार 40 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं, MCQ जो है। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज 10 ठो लाए हैं ना, ये सारा चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन सब है, लाइट चैप्टर का। मैग्निफिकेशन क्या होगा प्लेन मिरर का, तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर को जब पढ़ाए थे तब बताए थे कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है +1 होता है। कितना होता है +1, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +1। अगला है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है। आप लोग को हम कनकेव मिरर का जो 6 केस का रे डायग्राम है, 6 केस का कनकेव मिरर में रे डायग्राम समझाए थे, जो 6 केस का रे डायग्राम है उसमें बताए थे कि केस 1 से लेके केस 5 तक आपका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, और छठा वाला केस में जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा, पोल और फोकस के बीच में रखिएगा, तब जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑल टुगेदर अगर 6 केस को मिलाइएगा तो केस 1 से केस 5 तक आपका रियल इमेज बनेगा, और छठा केस में आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ऑल टुगेदर हम क्या बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर जो है वो दोनों टाइप का इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो ये लिखे हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि पूछा गया है कनकेव मिरर कैसा इमेज बना सकता है, तो आंसर रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, दोनों सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या मे बी रियल और वर्चुअल। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या है, द मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। आप लोग को बताए थे कि जो मैग्निफिकेशन होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या m इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आपको याद होगा जो कन्वेक्स मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट को चाहे आप कहीं भी रखिए, उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो छोटा बनेगा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इमेज छोटा बन रहा, अगर इमेज आपका स्मॉलर बन रहा, ऑब्जेक्ट अगर उससे बड़ा हो रहा, तो कोई भी छोटा नंबर को अगर आप बड़ा नंबर से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा <1 आएगा। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, उसका जो इमेज बनेगा हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो अगर ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, मतलब अगर आप छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा हमेशा 1 से छोटा आएगा। मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा कन्वेक्स मिरर का, इज ऑलवेज क्या <1 आएगा। सही आंसर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या <1। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट हमेशा कैसे जाता है, तो लाइट जो है आपका स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या स्ट्रेट लाइन।
अगला क्वेश्चन है कि हम लोग जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, तो ये कहां पर वैलिड है? आंसर सभी जगह वैलिड है। वही लिखा है क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, मतलब एंगल आई बराबर जो एंगल आर होता है, ये कहां पर ट्रू होगा? आंसर है संसार में, इस दुनिया में कहीं पर भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पर आई जो है वो हमेशा आर के बराबर होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑलवेज। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हमेशा बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में। क्या है? वैल्यू ऑफ एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ का वैल्यू दे दिया है 7 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपका जो आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर, इसको 2 से कर देंगे तो कितना? 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बन जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज है वो इमेज कैसा बनता है? आंसर है प्लेन मिरर हमेशा आपका कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल बनाएगा, सेम साइज बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? वर्चुअल। और सीधा बनाएगा तो वर्चुअल बनाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इस ऑप्शन के अनुसार? छोटा तो कभी नहीं बनाएगा प्लेन मिरर, रियल भी नहीं बनाएगा, और ऊपर वाला नीचे भी नहीं दिखेगा। ऐसा थोड़ी होता है प्लेन मिरर में कि आपका माथा तो पैर की जगह दिखेगा या पैर तो माथा की जगह दिखेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है कि आपका लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में, उसको बोलते हैं क्या? लेटरली इन्वर्टेड। तो अपसाइड डाउन तो नहीं होगा, माथा पैर की जगह या पैर माथा की जगह थोड़ी दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा कि प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा वो हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। कन्वर्जिंग मिरर क्या है? तो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है कि जो मिरर आपका, अगर देखिए ये मान लीजिए कोई कनकेव मिरर हम अगर दिखाएंगे, तो कनकेव मिरर में जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है तो वो टकराने के बाद अंदर तो नहीं घुसेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस का ही एक पॉइंट से कट करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब रे ऑफ लाइट जब आपका रिफ्लेक्ट करेगा कनकेव मिरर से तो वो एक पॉइंट की तरफ मुड़ता है, एक पॉइंट की तरफ मिलता है आके, इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कनकेव मिरर इज कॉल्ड एज क्या? कन्वर्जिंग मिरर। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर में जब जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा उसको सारा रिफ्लेक्टेड रे को कनकेव मिरर क्या करेगा? एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट की तरफ मोड़ देगा। इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, अगर आपका कन्वेक्स मिरर पूछता तो कन्वेक्स मिरर क्या होता? डाइवर्जिंग मिरर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लाइट वेव इज एन एग्जांपल है, मतलब लाइट वेव जो है किसका एग्जांपल है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जो लाइट वेव होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ईएम वेव होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो लाइट वेव किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का क्या होता है? तो अगर ये बिल्कुल प्लेन है, अगर मिरर बिल्कुल प्लेन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इसका R बराबर आपका हो जाएगा कितना? इन्फिनिटी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का क्या होता है? इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये 10 क्वेश्चन आज का हम लाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइट चैप्टर का। इसको आप लोग अच्छा से कॉपी में लिखिएगा और इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये आज का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, तो ऐसा 4-5 क्वेश्चन आपका लगभग डेली आएगा। ठीक है, और इस सब क्वेश्चन को आप लोग जब कॉपी में लिखिएगा तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर